Hello everyone, this is CA Prajakta Mundhe. Now, as I always say in many of my topics which I discuss, that any topic in which there is any change or any amendment, it becomes very much relevant for any upcoming examinations. So, in this particular video and this particular topic, we are going to discuss a major amendment which has been given for determination of residential status of individuals. Not only from examination point of view, this is very relevant for the practical cases that we handle, whether in our offices or whether if you are in practice, or for maybe in your personal case if you are going to leave India or you are already outside India and planning to come to India, in any case of those. So basically individuals का residential status already काफ़ी detailed और काफ़ी सारे कंडीशंस हम लोग चेक किया करते थे, बट नाउ देयर इज अ मोर एडिशन टू दोज केसेस. एंड अब हमें अगर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स, so there are some major changes which have been introduced. So in this video I will be majorly focusing on the amended portion, but let us not go directly on the amendment because बहुत बार होता है कि हमें बेसिक एकदम से याद नहीं आता या हमें नहीं पता होता है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है, एकदम से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो जस्ट एक स्मॉल रिकैप मैं आप लोगों को दे रही हूँ. दिस इज द सेम थिंग जो ऑलरेडी है, जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं या सुन चुके होंगे, या अगर नहीं भी पढ़ी है तो अभी समझ में आ जाएगा. एंड देन इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स व्हाट एडिशनल पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड अगर हम इस साल के लिए, मतलब हमारे AY 21-22 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं. सो फर्स्ट, अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं. दैट इज RNOR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी है? सो वी ऑल नो दैट कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद ही आप किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, और जब तक टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो शुरुआत ही किससे हो रही है? रेसिडेंशियल स्टेटस से हो रही है. फर्स्ट थिंग जो कि आप किसी भी इंडिविजुअल में चेक करते हो वो ये है कि जिस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाना है, रेसिडेंशियल स्टेटस कैन चेंज इन ईच ईयर. सो जिस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस इंडिविजुअल का स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा का था अगर, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा. फर्स्ट थिंग, stay in India for 182 days or more during the relevant previous year. Now keep this in mind कि कहाँ पर मैं relevant previous year का word यूज कर रही हूँ और कहाँ पर preceding previous year word यूज कर रही हूँ. relevant previous year मतलब जिस previous year में आप residential status calculate कर रहे हो, उस साल की बात हो रही है. So for example, अगर आप previous year देख रहे हो 16-17, या आप previous year देख रहे हो 19-20, या आप previous year देख रहे हो 20-21, जिस previous year के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो, उस साल 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में स्टे करा है आपने, तो आप रेसिडेंट हो जाओगे. अगर नहीं तो देयर इज वन मोर एडिशनल कंडीशन. कौन सी एडिशनल कंडीशन? ये वाली. These two are in or. So या तो ये फुलफिल कर लो या ये दोनों फुलफिल कर लो तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो जाते हो. So keep this in mind. First, या तो चेक करो फर्स्ट बेसिक कंडीशन. What is this called? बेसिक कंडीशन. अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वी शिफ्ट ऑन टू द सेकेंड बेसिक कंडीशन. सेकेंड बेसिक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होती है तो आप क्या हो जाते हो? नॉन रेसिडेंट. तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमने बात करी कि स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो दूसरी बेसिक कंडीशन. व्हाट इज द सेकेंड बेसिक कंडीशन? स्टे फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. मतलब जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल 60 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे हो, प्लस एंड कहाँ एंड कहाँ और, कीप दिस इन माइंड, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. मतलब अगर हम 20-21 प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो 20-21 से पहले 4, मतलब 19-20, 18-19, 17-18, 16-17. तो जहां प्रीसीडिंग बोला है वहां प्रीवियस ईयर से पीछे जाना है, जहां रेलेवेंट बोला है वहां उसी प्रीवियस ईयर के दिन काउंट करने हैं. तो इस साल 60 दिन, मतलब जिस साल की आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस साल 60 दिन, और उसके पिछले 4 सालों में जितने टोटल आप डेज रहे हो वो अगर 365 है और हिंदी वाला एंड इंग्लिश वाला
तो आप बेसिक कंडीशन सेकेंड सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यू हैव टू सेटिस्फाई आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया। अगर ये दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉन रेसिडेंट। वंस यू हैव सेटिस्फाइड आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन, या तो ये दोनों, ठीक है, आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन, then you move on the additional conditions to check that whether you will be classified as a regular, that is an ordinary resident, or a non-ordinary resident। तो अगर यहाँ से yes हो जाए या यहाँ से yes हो जाए तो अब रेसिडेंट तो हो गए। अब देखना है कि ऑर्डिनरीली इंडिया के रेसिडेंट हो या नहीं। अगेन यहाँ पर दो एडिशनल कंडीशंस हैं और अगर ये दोनों फुलफिल होती हैं तो ही आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाओगे, अदरवाइज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे, ठीक है। सो इफ यू आर अ रेसिडेंट इन एट लीस्ट 2 previous years out of the 10 preceding previous years, again keep this in mind, एडिशनल वाली कंडीशंस में सब जगह पर प्रीसीडिंग है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीसीडिंग है, ठीक है। तो जिस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 सालों में अगर आप रेसिडेंट थे प्लस स्टे ऑफ 730 days और मोर इन द प्रीसीडिंग 7 previous years, पिछले 7 सालों में, इस साल को काउंट नहीं करना है, जिस साल का कैलकुलेट कर रहे हो उसके पिछले 7 सालों में जितने दिन आप रहे हो 730 से ज्यादा, 730 या उससे ज्यादा डेज अगर आपने स्टे किया है, अगर ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो यू बिकम एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर नहीं तो यू आर ए नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब ये तो फुलफिल हो गई, इनमें से कोई एक फुलफिल हो गई, लेकिन इधर में दोनों नहीं फुलफिल कर पाए, कोई एक ही फुलफिल कर पाए, तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। गेटिंग द पॉइंट। सो ये बेसिक हमने बात करी जो हम ऑलरेडी जानते ही थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस थे। सो देयर आर 2 केसेस जहां पर आप सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करते हो। सो ये जो एक्सेप्शंस हैं जो मैं बात कर रही हूँ, इन दोनों केसेस में आप अभी तक सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक कर रहे थे, मतलब आप सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करोगे। मतलब इन फैक्ट ये जो एक्सेप्शन केसेस हैं, अगर इन दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाती है तो भी रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। सो इन दिस केस दैट इज फर्स्ट इज, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, पर्सन है इंडियन सिटीजन है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया के बाहर रहता है बट कम्स टू विजिट इन इंडिया, इन दोनों ही केसेस में अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो तो बेसिक कंडीशन आप सिर्फ 182 डेज वाली चेक करोगे। मतलब अगर ये व्यक्ति ये वाली कंडीशन फुलफिल करता भी है लेकिन ये नहीं फुलफिल करता तो वो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। नाउ व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ पर्सन whose either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India। तो एक पर्सन जो कि वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुआ है तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। तो क्या बोला मैंने सबसे पहले, इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस 3 कैटेगरी में हो सकते हैं, ROR, RNOR, NR। Firstly, you check the basic conditions. There are 2 basic conditions. You have to fulfill any one, you become a resident. Once you become a resident, you have to fulfill both additional conditions. If you fulfill both additional conditions, you become resident and ordinary resident. If you do not fulfill any of them or you fulfill only one of them, you become a resident but you are a non-ordinary resident. इनमें एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। इन दोनों एक्सेप्शंस में आप रेसिडेंट तभी कहे जाओगे अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करी। अगर आपने ये फुलफिल करी भी है तो भी आपको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, जो अभी तक भी था। Now we will be discussing that what is the change that has been given। ठीक है, तो ये हमने एक रिव्यू ले लिया कि ये सब प्रोविजंस हैं। अब इसमें क्या एडिशनल चेंजेस आए हैं या क्या ये एक्सेप्शंस में कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ इनमें कुछ चेंजेस आए हैं वो हम समझेंगे। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द अमेंडमेंट पोर्शन which is again very very relevant for examination point of view or for the practical point of view। So we completed the residential status of individual और हम लोगों ने बात करी कि residential status अगर आपको individual का कैलकुलेट करना है तो first you have to check basic conditions।
बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक सेटिस्फाई होती है तो यू विल बी अ रेसिडेंट. देन यू हैव टू चेक एडिशनल कंडीशंस. एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हैं. अदरवाइज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अगर बेसिक कंडीशंस में से दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो यू विल बी अ नॉन रेसिडेंट अगेन से. ठीक है, सो ये हमने बात करी रिगार्डिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. और इसके बाद मैंने आपको दो एक्सेप्शंस बताए थे, लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विजिट्स इंडिया. करेक्ट. अब एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल है, दैट इज AY 21-22 से एप्लीकेबल है. हमने अभी ये बात करी लास्ट जस्ट कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट के लिए आ रहा है तो उसे रेसिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहा है. करेक्ट. तो हमने जस्ट अभी ये बात करी थी दैट अगर कोई इंडियन सिटीजन, ध्यान से समझना इस कंडीशन को, क्योंकि अमेंडमेंट है तो क्वेश्चंस आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हमारे कंट्री में मतलब इंडिया में विजिट करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो ही रेसिडेंट माना जाएगा. मतलब हम सेकेंड बेसिक कंडीशन विच इज 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन चेक ही नहीं करते हैं. डन. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पर क्या हो रहा था, जो लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में हैं कि या तो वो इंडियन सिटीजन है या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया विजिट के लिए आए हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, उन लोगों को एक बहुत मेजर बेनिफिट मिल रहा था दैट दे कैन स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड विच इज रियली लॉन्गर ऑफ 181 डेज एंड फिर भी वो रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे. बराबर बात समझ में आ रही है. मतलब अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो और इंडिया विजिट पे आए हो तो आप 181 दिन तक रह सकते हो और आप रेसिडेंट नहीं माने जाओगे क्योंकि आपके लिए सेकेंड कंडीशन जो है वो लोग चेक ही नहीं करने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स कोई भी पर्टिकुलर रिलैक्सेशन अगर मिल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं मिस यूज होना शुरू हो जाता है. इसीलिए ये स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाया गया. यहाँ पर उन लोगों का स्टे 182 से नीचे लाकर 120 पर लाके रोक दिया. ध्यान से समझना इस कंडीशन को. क्या अमेंडमेंट आई है? अमेंडमेंट ये आई है कि इफ सच पर्सन मतलब कौन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन हैज कम टू अ विजिट इन इंडिया, ही विल डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट. उसे मान लिया जाएगा रेसिडेंट इवन इफ वो 182 डेज से कम रहा है. 182 डेज रहा है तब तो माना ही जाएगा. अगर वो 182 डेज से कम रहा है बट 120 डेज और मोर इफ ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर एंड his taxable income from for the particular year exceeds 15 lakhs excluding the income from foreign sources plus he has stayed in India for 365 days in the 4 preceding previous years. Confusing? No. So हम इसको और इजीली समझते हैं. पॉइंट्स में हमने इसको लिख के रखा है. कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आता है तो अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखते थे जो मैंने लास्ट हम लोगों ने डिस्कस करा अभी तक कि आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन में आपको इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिया है तो 182 डेज वाला क्लॉज तो है ही. मतलब अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा रह गए हो तब तो आप रेसिडेंट हो. लेकिन अगर आप 182 डेज से कम रहे हो बट 122 डेज या उससे ज्यादा रहे हो और अगर आपकी इनकम उस पर्टिकुलर ईयर में 15 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मतलब ऐसी इनकम जो कि अक्रू और अराइज इंडिया के बाहर हो रही है, उन इनकम्स को छोड़कर अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आप डीम्ड टू बी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे. सो क्या बोला मैंने? एन इंडिविजुअल विल बी डीम्ड टू बी RNOR अगर कब? पहला, ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, his total or taxable income exceeds 15 lakh during the previous year excluding income from foreign sources. He comes to India on a visit and he is in India for 120 days or more. भले ही आप 182 days complete नहीं कर रहे हो, he is in India
इंडिया फॉर 120 days और मोर इवन इफ लेस देन 182 days। 182 days वाला कंडीशन तो है ही, उसके अलावा ये पूरा और नया उन्होंने दे दिया है, एंड 365 days और मोर इन 4 preceding previous years। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए जाओगे। सो क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिया है, ही कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, हिज इनकम इज एक्सीडिंग 15 lakhs including excluding income from foreign sources, and he is in India for a period of 120 days or more, भले 182 days नहीं पूरे हो रहे हैं, and 365 days in the 4 preceding previous years। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कहाँ पे प्रीवियस ईयर है, कहाँ पे रेलेवेंट ईयर है, वो आपको ध्यान रखना है, तो भी उसे RNOR मान लिया जाएगा। ये एक अलग कंडीशन हुई, ठीक है। तो एक टेबल जैसा हम बना सकते हैं बेसिकली इन सारी कंडीशंस को सिंक्रोनाइज तरीके में समझने के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आप 120 डेज से कम रहे हो तब तो आप स्ट्रेट अवे क्या हो जाते हो, नॉन रेसिडेंट हो जाते हो, ठीक है। अगर आप 120 डेज से कम रहे हो, इफ यू हैव स्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, अभी तक इस कंडीशन में भी आप नॉन रेसिडेंट हो जाते थे, मतलब इस असेसमेंट ईयर से पहले इस कंडीशन में भी आप नॉन रेसिडेंट हो जाते थे। अब उन्होंने क्या बोला है, अगर आप 120 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, फिर भले ही 182 डेज से कम रहे हो, तो भी आपको RNOR मान लिया जाएगा अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। कौन सी दोनों कंडीशंस, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आपकी पीरियड ऑफ स्टे इज 365 डेज और मोर इन द 4 preceding previous years, ठीक है। 4 preceding previous years में 365 डेज या उससे ज्यादा का आपका स्टे रहा है। 182 और मोर वो वैसा ही है जैसा पहले था, अगर 182 डेज और मोर है तो रेसिडेंट हो जाओगे, और जो एडिशनल कंडीशंस हैं, जो सेकंड वाला पार्ट होता है एडिशनल कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई कर दोगे तो ROR हो जाओगे। सो दिस पोर्शन हैज नॉट चेंज्ड। ये एक नई चीज आ गई है, अभी तक 120 डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो बेसिकली अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, द पॉइंट ऑफ दिस अमेंडमेंट इज कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, भले ही आप 182 दिन नहीं रहे लेकिन उससे कम भी रहे हो, 120 से ज्यादा बट 182 से कम, 120 और मोर बट 182 से कम, तो भी हम आपको RNOR मान लेंगे अगर फर्स्ट इनकम इज मोर देन 15 lakhs, second stay is 365 or more in the 4 preceding previous years। Getting the point? Now 15 lakhs में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो स्पेसिफिकली कहा है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज मतलब क्या, ऐसी इनकम जो कि इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है, प्लस इसमें उस इनकम को नहीं बाहर अक्रूड माना जाएगा जो कि इंडिया के बिजनेस से कंट्रोल की जा रही है। सो मतलब कोई इनकम जो कि आपको अक्रूड तो इंडिया के बाहर हो रही है बट द बिजनेस इज सेटअप इन इंडिया और द प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया और कंट्रोल्ड इन इंडिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फॉर दिस पर्टिकुलर 15 lakhs। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या बोला हमने, इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, वेयर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स इनकम accruing or arising outside India, not including income which is generated from any business or profession set up or controlled in India। Getting the point? So this is a very new thing and क्योंकि नया है, amendment है, तो of course हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा relevant हो जाता है। इसी के साथ एक और छोटा सा amendment है, उसकी बात करेंगे, तब तक आप इतना पूरा properly note down कर लीजिए। Now this is again a new point, new part which is inserted in the particular act. So now this is a deemed resident section 61A। What does this section say? एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगेन द सेम क्राइटेरिया, कौन सा, कि एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, he is an Indian citizen, income exceeds 15 lakh and is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria, तो उसे इंडिया में रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मतलब सपोज मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है, मैं इंडिया के बाहर जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इंडिया के बाहर हूँ, नॉर्मली इंडिया के बाहर ही रहती हूँ,
और मेरी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से मैं रेसिडेंट नहीं हो रही हूँ, ठीक है, तभी आप इस पर आओगे, डीलिंग प्रोविजंस पर तभी आओगे। सो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से तो मेरे ऊपर कुछ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा नंबर ऑफ डेज का स्टे कुछ ऐसा एडजस्ट हो गया है, हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत अलग अलग कंट्रीज होती हैं, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, अपने regulations होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोमिसाइल एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली हुआ क्या, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है, मेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज मतलब क्या बात करी, अभी बात करी हमने इनकम विच इज अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है। एंड अगेन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब इंक्लूजन, तो इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया एक्सक्लूडिंग इनकम विच इज फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है, तो उसको फॉरेन सोर्सेज की इनकम नहीं माना जाएगा। तो ऐसी सारी इनकम जोड़ जोड़ के मेरी इनकम आ रही है 15 लाख से ज्यादा की, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और मेरा नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कुछ ऐसा एडजस्ट हो गया है कि ना मैं इंडिया में रेसिडेंट हो रही हूँ, ना मैं किसी और कंट्री में रेसिडेंट हो रही हूँ। मतलब जो भी कंट्रीज हैं अलग अलग, उनमें से किसी भी कंट्री में या किसी भी टेरिटरी में मैं मेरे डोमिसाइल या रेसिडेंशियल स्टेटस या ऐसे किसी भी क्राइटेरिया के कारण लायबल टू टैक्स नहीं हो रही हूँ अगर, तो फिर मुझे मेरे भारत के लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं भारतीय सिटीजन हूँ, तो भारत ने बोला कि आप कहीं और टैक्सेबल तो हो नहीं रहे हो। हाँ, आपकी इनकम इज एक्सीडिंग 15 lakhs फ्रॉम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। हाँ, इंडियन सिटीजन हूँ, हाँ, तो हम आपको कहीं और नहीं जाने देंगे। आइए हमारे देश में रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाइए और इस इनकम के ऊपर क्या भरिए, टैक्स भरिए। गेटिंग द पॉइंट? तो क्या बोला उन्होंने जी, आप अगर किसी और कंट्री में नहीं इंक्लूड हो रहे हो ऑन बेसिस ऑफ योर रेसिडेंशियल और डोमिसाइल एंड योर इनकम एक्सीड्स 15 lakhs एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब कहाँ की, कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड इनकम 15 लाख से ज्यादा की है और आप इंडिया के सिटीजन हो, परेशान मत होइए, अब होइए भारत में टैक्स जमा कीजिए, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर आवर असेसमेंट ईयर अगेन। सो हम लोगों को बहुत स्पेसिफिकली इस दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में इंडिविजुअल और डिटेल्ड हो गया, पहले से ही इंडिविजुअल वाज वेरी मच डिटेल्ड कि पहले बेसिक चेक करो, बेसिक में भी दो चेक करो, फिर एडिशनल चेक करो, एडिशनल में भी दो चेक करो, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचो कि आरओआर है, आरएनओआर है, एनआर है। उसमें भी तीन होते थे कि इंडिविजुअल में आरओआर भी हो सकता है, आरएनओआर भी हो सकता है, एनआर भी हो सकता है, जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल एचएफ के अलावा और किसी में नहीं है। अब यहाँ दो और नई चीजें डाली है, तो इसके लिए इन शॉर्ट एक तरीका बता रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले एक बार जनरल कंडीशन चेक कर लो, फिर सारे एक्सेप्शन एक साथ एक एक करके सोचते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्सेप्शन सोचा कौन सा वाला, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो पहली कंडीशन चेक नहीं करनी है, जो आज तक चला आ रहा है, मतलब जो पुरानी पॉइंट है। फिर अमेंडमेंट पे आ जाना। क्या होता है, दिमाग में एक ऑर्डर बना हुआ रहेगा ना, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सोचने में। तो फिर नेक्स्ट पे आ जाना। नेक्स्ट कौन सा, जो अमेंडमेंट है, जो इसके पहले हमने बात करी 120 डेज वाला, उससे भी नहीं हो रहा है तो ये लास्ट, ये भी चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं कि किसी और कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है इसीलिए हमसे हमारे भारतीय सरकार टैक्स वसूल सकती है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बढ़िया नॉन रेसिडेंट होके हम वहां से बाहर हो जाएंगे। तो स्टेप वाइज चेक करना, ठीक है, क्योंकि क्या होगा बताओ, कंफ्यूजन होने लगेगा कि अरे ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन क्या थी। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजीली चलने दो, एक एक करके। सबसे पहले बेसिक कंडीशंस चेक कर लो, जो जनरल प्रोविजन है वो सबसे पहले चेक करो, फिर एक्सेप्शंस पे आओ। एक्सेप्शंस हमेशा चेक करनी है, रेसिडेंशियल में तो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब मोस्ट चांसेस होते हैं कि रेसिडेंशियल में एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सेप्शन में भी अब हमारे पास एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है, तो 182 के बाद 120 वाला, 120 के बाद ये वाला, ये सारी चीजें मिला जुला के आपको फाइनल कंक्लूजन देना है कि अल्टीमेटली हम रेसिडेंट हैं कि नहीं। इसके लिए एक और चीज हम देख लेते हैं, आप ये नोट करो, इसके बाद मैं आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बनवा दूंगी जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व करना, कभी भी कंक्लूजन गलत नहीं आएगा। चलिए, सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो चार्ट, एक एक करके समझते चलेंगे। सबसे पहला हमने लिखा कि 60 डेज से कम अगर आप स्टे करे हो इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यस, तो कहीं से कहीं तक आप रेसिडेंट हो ही नहीं सकते हो अगर करंट ईयर में 60 डेज से कम स्टे किया है, तो नॉन रेसिडेंट। नो, 60 डेज से ज्यादा है, क्या 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे है, यस, यू बिकम रेसिडेंट स्ट्रेट अवे, इधर बाद में आएंगे। क्या 182 डेज से कम
कम का स्टे है, हाँ मतलब 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं है तो कम का स्टे है। क्या हमने इंडिया एम्प्लॉयमेंट या एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप छोड़ा है? यस, तो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे क्योंकि उसके लिए सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। नो, तो फिर दूसरा एक्सेप्शन कौन सा? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हैज विजिटेड इंडिया फॉर विजिटेड इंडिया। हाँ, हम इस कंडीशन में आ रहे हैं, 182 डेज से कम है, ठीक है, पर हम इस कंडीशन में आ रहे हैं, तो फिर क्या चेक करना है? ये नई चीज है, ये अमेंडमेंट है। 15 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है। अगेन मैं हर जगह लिख नहीं रही हूँ, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम टोटल इनकम ज्यादा कौन सी है? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज, और फॉरेन सोर्सेज क्या है वो भी हमने बात कर ली है। हाँ, क्या हमारा स्टे 120 दिन या उससे ज्यादा है और पिछले 4 सालों में, पिछले मतलब रेलेवेंट से पिछले 4 साल, ठीक है, में 365 डेज है, और मतलब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, हाँ तो आने इन दोनों में से कोई एक भी नो हो गया। टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, नॉन रेसिडेंट टोटल इनकम तो 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन 120 दिन वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, या 365 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कोई भी एक चीज इनमें से मिसमैच्ड है, नो 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 नो, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब इधर आए, यहाँ पे भी नो हो गया, हम इंडियन सिटीजन और वो वाले केस में भी नहीं है, तो हम मतलब नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन है तो क्या देखोगे? सेकंड बेसिक कंडीशन, स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा एंड 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ये भी नहीं हो रहा, नॉन रेसिडेंट। ये हो रहा है, यस, तो रेसिडेंट, तो या तो ये बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई या ये बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई, यस रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशंस देख लो, ये तो सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, एडिशनल में हमेशा प्रीसीडिंग चेक करना है, ठीक है, सिर्फ बेसिक में रेलेवेंट होता है, सो बेसिक में यहाँ पे रेलेवेंट है और हमारे यहाँ पे रेलेवेंट है, ठीक है, 60 डेज वाले में रेलेवेंट है, बाकी सब जगहों पर प्रीसीडिंग है। सो स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा, हाँ हाँ दोनों जगह हाँ, ROR, दोनों में से कोई भी एक जगह नो, इधर तो यस है पर इधर नो हो गया, RNOR, इधर ही नो हो गया, RNOR, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर नो हो जाएगी तो RNOR। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट। फिर भी आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? सिंपल, पहले ये बेसिक कंडीशंस चेक करो, 182 डेज 60 डेज प्लस 365 डेज हो जाती है, तो ये वाली चीज चेक करो, नहीं तो इधर आ जाओ, क्रू मेंबर तो वो कंडीशन, इंडियन सिटीजन तो एक नई चीज सोचनी है, और इन सब के बाद एक वो जो लास्ट हमने बात करी थी डीम्ड रेसिडेंट, वो एक अलग चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम नॉर्मली नहीं है पर किसी और कंट्री में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा है इनकम, तो भी हम इंडिया के सिटीजन हैं अगर, तो इंडिया के रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रेसिडेंशियल कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल।